Okay, so students, let us start with today's session. So, in the previous session, we have discussed all about discrete distributions. Today, we will talk about continuous distributions. Continuous distributions. तो सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्क्रीट केस में कौन सा पढ़ा था? यूनिफॉर्म. तो यहाँ पे भी हम सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. तो मतलब एक ही है दोनों चीज़ों का, लेकिन डिफरेंस क्या था? वहाँ पे जो हमारे आउटकम्स थे वो क्या क्या आ सकते थे? 1 2 3 4 5 6. लेकिन यहाँ पे क्या आ सकते हैं? एनी डेसिमल नंबर्स भी कुछ भी आ सकते हैं. तो यहाँ पे हम x का रेंज क्या बोल रहे हैं? x इज लाइंग बिटवीन अल्फा एंड बीटा. अल्फा एंड बीटा. और इसका fx क्या डिफाइन हो जाएगा? इट विल बी सिंपली 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा. मीन क्या हो जाएगा? मीन विल बी अल्फा प्लस बीटा बाय 2. तो अगर आप कंपेयर करो, वहाँ पे क्या था? 1 बाय k था और मीन क्या था? k प्लस 1 बाई 2. और यहाँ पे भी अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे क्या है? अल्फा प्लस बीटा बाई 2. क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? अल्फा से. और एंड कहाँ पे हो रहा है? बीटा से. वहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा था? जीरो से. और एंड कहाँ पे हो रहा था? जाके k पे. आया समझ? तो कंपेरेबल है. और अगर हम वेरिएंस की बात करें, वेरिएंस क्या होएगा यहाँ पे? बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाय 2. ठीक है. अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन. हार्डली आपको इसका यूज़ होगा जब हम इस चैप्टर के एंड में सिमुलेशंस पढ़ेंगे, तब आपको इसका यूज़ होगा. एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसका बिफोर वी प्रोसीड. क्विकली राइट इट. इफ y फॉलोज, सबको इस सिंबल समझ आ गया? दिस सिंबल इज फॉर फॉलोज. इफ y फॉलोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स क्या होंगे? x फॉलोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स अल्फा एंड बीटा. परफेक्ट. अल्फा एंड बीटा. तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको, इफ y फॉलोज यूनिफॉर्म विथ 50, 150, you have to calculate two parts. First part, probability y is greater than 74. Second part, probability y is lying between 50 and 126. Two parts. I am giving you 3 minutes. Quickly solve it. (126) 176 हो सकता है हर्षिता. अगर 176 होता, अच्छा मुझे हर्षिता आंसर दो, अगर 176 होता तो इसका क्या आंसर होता? 0. नो. एनीवन एल्स? तो बाय चांस हर्षिता ने मेरे से पूछा कि y इज लाइंग बिटवीन 50 एंड 176. सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, माय क्वेश्चन इज, अगर मैं आपसे ये प्रोबेबिलिटी पूछता तो इस प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होता? आई डोंट नो. यू शुड बी श्योर. आपने पहले बोला 0, बोला 1. किस पे ज़्यादा श्योर हो? 1 पे. बाकी सब ऑफलाइन स्टूडेंट्स, क्या होएगा आंसर? इस रेंज का आंसर क्या होना चाहिए? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज ओपन टू यू गाइज एज वेल. परफेक्ट. बहुत सिंपल है. 1 होना चाहिए. वाई? बिकॉज इसके अंदर इसकी पूरी रेंज इंक्लूड हो रही है. हमने क्या सीखा है? किसी भी नंबर को अगर उसकी पूरी रेंज पे इंटीग्रेट कर दे तो क्या आंसर आता है? 1. समझ आया? तो ये लिखा 50 to 176 है, लेकिन फंक्शन इसको क्या रीड करेगा? 50 to 150. बिकॉज 150 से ऊपर तो ये y जो है वो डिफाइंड ही नहीं है. y सिर्फ कहाँ तक डिफाइंड है? 50 से लेके 150 तक. क्लियर? Now quickly solve these two parts. I am still giving you 2 to 2.5 minutes. Okay, started receiving a lot of answers from online students. Last 60 seconds students, then we will discuss. ठीक है. स्टार्ट से फिशर क्लासेस में हमने सीखा था, इफ वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी y ग्रेटर देन 74, देन व्हाट विल बी द लिमिट्स? 74 टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी आएगा. इन जनरल 150 आता है, लेकिन हमें पता है इस फंक्शन की लिमिट 150 तक डिफाइंड है. देन आई विल बी टेकिंग टिल 150 fx dx. अब इसका fx क्या डिफाइंड है? 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा. तो बीटा क्या है यहाँ पे? 150. अल्फा क्या है? 50. तो ये क्या हो जाएगा? 1/100 इंटीग्रेशन 74 टू 150 dx. ये तो बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है. 1/100 को बाहर ले आओगे, इसका इंटीग्रेशन x आ गया, और x के अंदर आप लिमिट्स पुट कर दोगे, इट विल बी 150 माइनस 74. फाइनल आंसर विल बी 0.76. सिंपल. सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट का भी सेम आने वाला. लिमिट्स क्या चेंज होगी? 50 से
126 fx dx. This will also fetches the same answer, that is 0.76. तो हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में एक क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी, अगर आप देखो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है. अगर हमने डिस्टेंस सेम ट्रैवल करा हुआ है तो प्रॉपर्टी सेम आने वाली है. यहाँ पे भी देखो हमने 74 से लेकर लास्ट तक कहाँ तक जाना है 150 तक, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा 76 पॉइंट्स का. और यहाँ पे भी हमने 50 से लेकर कहाँ तक जाना है 126 तक, डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ 76 पॉइंट्स का, इसलिए प्रॉपर्टी सेम आ रही है. अब इसकी जगह अगर मैं आपको दे देता 60 से लेकर 136 तब भी आंसर क्या रहता 0.76. इज इट क्लियर? तो आपको डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर ये सब प्रॉपर्टीज याद रखनी चाहिए. ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं. अब कल हमने जो डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े थे डिस्क्रीट के केस में, वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है और पहचानना है कौन से क्वेश्चन में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन पूछा हुआ है. ये सिर्फ बात कहाँ तक वैलिड है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस पे. जब भी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन आएगा वहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन्ड होगा, वहाँ पे आपको दिमाग में लगाना है, एक्सेप्ट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे पहचानना है कि एक्सपोनेंशियल अप्लाई होगा. नेक्स्ट लिखते हैं हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. CS1 में इसको हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे, जब हम CS2 में जाएंगे तब इस डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाले, बट येस CS2 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी. गामा डिस्ट्रीब्यूशन, इसको जनरली आप कहाँ देखोगे, जब आप जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के क्लेम प्रेडिक्ट कर रहे हो. तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को एग्जाम्पल देगा कोई, एन एग्जाम्पल ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी. एक्चुअल में इंटर हो पता होना चाहिए. 3 टाइप ऑफ इंश्योरेंसेज है, कौन कौन सी? लाइफ, जनरल एंड तीसरा कौन सा है? हेल्थ, सबसे इंपॉर्टेंट. तो जनरल इंश्योरेंस को एग्जांपल बताओ. बहुत एग्जांपल्स है, मतलब जो लाइफ नहीं है और जो हेल्थ नहीं है वो सबको जनरल है. सबसे पहले एग्जांपल, गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, वो क्या है? मोटर इंश्योरेंस. वो क्या है? जनरल इंश्योरेंस. फिर आप देखते हो कि अर्थक्वेक आता है, ठीक है, अर्थक्वेक आने के बाद कोई प्रॉपर्टी डैमेज होती है, प्रॉपर्टी का भी इंश्योरेंस होता है, तो वो किसके अंदर आता है? जनरल इंश्योरेंस. टिकट बुक कराते हैं IRCTC पे, ट्रेन की टिकट बुक कराते हैं, आप देखोगे जब ट्रेन की टिकट बुक कराते हैं एक आपको ऑप्शन देता है कि आपको इसके अंदर इंश्योरेंस कराना है. वो कौन सा इंश्योरेंस है? जनरल नहीं है, वो लाइफ है. वो लाइफ है क्योंकि हम अपने लाइफ को इंश्योर करा रहे हैं कि अगर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और हमें हादसा कोई मिसहैपनिंग हो गई तो हमारे रिलेटिव्स को कुछ सम एश्योर्ड मिलेगा. तो वो कौन सा हो गया? लाइफ हो गया. मैंने जान के कंफ्यूज करा था. ठीक है, अब स्पेक्स है आजकल, आप लेंस कार्ड से एक स्पेक्स लेने जाओगे उसका भी इंश्योरेंस हो रहा है, वो किसके अंदर आएगा? जनरल इंश्योरेंस. समझ आया? जो भी लाइफ नहीं है और जो भी हेल्थ नहीं है वो सब कुछ क्या है? जनरल इंश्योरेंस. तो जनरल इंश्योरेंस के जो क्लेम्स आते हैं जनरली उसके अंदर हम बहुत बार गामा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं. मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि CM1 जब हम पढ़ रहे होते हैं ना बहुत सारी चीजें हमें रियल लाइफ से रिलेट करने को मिलती है, लेकिन CS1 में थोड़ा सा क्या बोरिंग है, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट ज्यादा पढ़ते हैं, ये रियल लाइफ से कम रिलेट होता है. इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बहुत आपको इसको रियल लाइफ से भी रिलेट करा पाऊँ. तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन हमें कहाँ हेल्प करता है? जब हम उन क्लेम का अमाउंट निकाल रहे होते हैं. ठीक है, तो लिखते हैं गामा डिस्ट्रीब्यूशन. एनीवन याद है किसी को? तो CS1 में मैं आपको बिल्कुल ऐसे नहीं बोलता कि याद रखना ही रखना है, लेकिन अगर रख लो तो बहुत बढ़िया. अब तक मैंने आपको 2 डिस्ट्रीब्यूशन बोले जो बिल्कुल याद रखने ही रखने हैं. कौन कौन से? बाइनॉमिनल और पॉइजन. लेकिन अगर ये वाला भी रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रखोगे तो टेबल से रेफर कर सकते हो. fx विल बी इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस लैम्डा x, x रेज टू पावर अल्फा माइनस 1, लैम्डा रेज टू पावर अल्फा अपॉन गामा अल्फा. ये गामा अल्फा आपने क्लास 12 तक नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन ये हमने स्टैट्स और मैथ्स रिफ्रेशर में कवर करा है. तो क्या होता है गामा अल्फा फंक्शन? इज नथिंग बट अल्फा माइनस 1 का फैक्टोरियल. तो अगर गामा 4 की बात करूंगा, गामा 4 मतलब क्या है? 3 फैक्टोरियल. क्लियर? और गामा 1 क्या होगा? 0 फैक्टोरियल विच इज 1. और एक और पढ़ाया था मैंने स्पेशल, गामा हाफ. गामा हाफ की क्या वैल्यू होगी ये याद रखना, √π. तो ये गामा की प्रॉपर्टीज आप साइड में लिख सकते हो अपने नोट्स में. क्लियर टिल हियर? तो मीन और वेरिएंस बता दो. मीन इज अल्फा बाय लैम्डा एंड वेरिएंस इज अल्फा बाय लैम्डा स्क्वायर. यस अमन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ऐसा नहीं है कि आपको इसको याद रखना ही रखना है, रख लो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं इसको कंपल्सरी नहीं बोल रहा आपको. जब आप CS2 में जाओगे तब तो रखना ही पड़ेगा इसको याद. ठीक है, तो एक क्वेश्चन करें, थोड़ा स्टैट्स और फिशर क्लासेस रिवाइज करते हैं. इसका मीन और वेरिएंस जो हमने निकाला है उसको डिराइव करके देखो कैसे करेंगे. अब कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है? इंटीग्रेशन x fx dx. कौन सी रेंज? रेंज क्या होगी? जो डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज होगी. डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज आपने मेरे से पूछी नहीं. यहाँ पे हम x को क्या डिफाइन कर रहे हैं? ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पे लिमिट्स क्या होंगी?
0 टू इन्फिनिटी। सिमिलरली वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो डिराइव करो जल्दी से, मीन डिराइव कर लो, चलो सिर्फ वेरिएंस छोड़ो, सिर्फ मीन डिराइव कर लो क्विकली। वेरिएंस होमवर्क लिख लो। So students, next question is derive mean of a gamma distribution. Ultimately आंसर हमें पता है अल्फा बाई लैम्डा ही आना चाहिए। तो जो कर सकता है वो अपने आप करे, जिनको नहीं समझ आ रहा कैसे प्रोसीड करना है, दे कैन लुक एट माई स्क्रीन नाउ। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स एफ एक्स डी एक्स 0 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट स्टेप विल बी 0 टू इन्फिनिटी एक्स। एफ एक्स क्या है फंक्शन, इट इज लैम्डा रेज टू पावर अल्फा अपॉन गामा अल्फा एक्स रेज टू पावर अल्फा ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है हमारा, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आइलेट लगाएंगे। तो आइलेट में कौन सा फंक्शन लेंगे, फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेंगे, सेकंड फंक्शन कौन सा लेंगे, करो चलो 2 मिनट लो फिर डिस्कस करते हैं। एक्स रेज टू पावर अल्फा है, ये रहा बेटा डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स रेज टू पावर अल्फा -1। सॉरी, अच्छा यहाँ पे पूछ रहे थे ना। हाँ, मैं ओवरऑल इनको कंबाइन करके बता रहा था। अगर आप यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 1 हो गया और यहाँ पे अल्फा -1 हो गया तो ओवरऑल एक्स रेज टू पावर अल्फा हो गया ना। ठीक, अगर आप अलग अलग लिख रहे हो तो इट इज एक्स रेज टू पावर 1 एंड एक्स रेज टू पावर अल्फा -1। Last 2 minutes students, then I will make you derive. Quickly solve it. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप में क्या कर रहा हूँ, ये वाला x और ये वाला x रेज़ टू पावर अल्फा -1 इनको कंबाइन करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, x रेज़ टू पावर अल्फा, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या कर रहा हूँ, e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा x को मैं सेकंड फंक्शन बोल रहा हूँ और ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन। तो रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट रख लो, लैम्डा रेज़ टू पावर अल्फा गामा अल्फा x रेज़ टू पावर अल्फा, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करके क्या आ जाएगा, e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा x अपॉन माइनस लैम्डा लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी माइनस, उसके बाद होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो क्या हो जाएगा, लैम्डा रेज़ टू पावर अल्फा कांस्टेंट गामा अल्फा कांस्टेंट, x रेज़ टू पावर अल्फा का डिफरेंशिएशन अल्फा इंटू x रेज़ टू पावर अल्फा -1, और उसके बाद सेकंड का इंटीग्रेशन करके आ जाएगा e रेज़ टू पावर
माइनस लैम्डा एक्स अपॉन माइनस लैम्डा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब इसके लिमिट्स पुट करो। मुझे बताओ यहाँ पे अगर हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये ई रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी बन रहा है, ई रेस्ट टू पावर माइनस इन्फिनिटी का आंसर क्या होता है? 0। ये रूल्स अब याद रखो, अगर किसी ने ये नहीं पढ़ रखे तो आपको पता होना चाहिए, मैं लिखवा देता हूँ जल्दी। ई रेस्ट टू पावर लिमिट ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स एक्स गोइंग टू इन्फिनिटी इज 0 एंड लिमिट ई रेस्ट टू पावर एक्स एक्स गोइंग टू इन्फिनिटी विल बी इक्वल्स टू, ये क्या होगा? ई रेस्ट टू पावर एक्स एक्स गोइंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। मैथ्स 12th की मैथ्स सब भूले बैठे हो आप। ऐसे समझो 1 से एक बड़ा नंबर है, मान लो 1.1 है, 1.1 को आप इन्फिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई कराते जा रहे हो तो क्या होता जाएगा? वो बड़ा तो जाएगा, 1.1 इंटू 1.1 1.21, फिर उसमें फिर से 1.1 मल्टीप्लाई करोगे तो वो और बड़ा हो जाएगा। ऐसे में आप करो इन्फिनिटी टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करते जाओगे तो वो इन्फिनिटी तो बन जाएगा, ठीक है। तो ये रूल्स आपको याद होने चाहिए। तो इन्फिनिटी पुट करा तो 0 आ गया, और अगर मैं इसके अंदर 0 पुट करूंगा तो x को अगर 0 पुट करूंगा तो 0 रेज़ टू पावर अल्फा क्या बन जाएगा? 0। तो ओवरऑल ये फर्स्ट टर्म क्या बन गई? 0। अब यहाँ पे एक माइनस यहाँ पे है और एक माइनस लैम्डा पे, तो ओवरऑल क्या हो गया? ये प्लस हो गया, प्लस अल्फा बाय लैम्डा को ब्रैकेट से बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो। इंटीग्रेशन के अंदर क्या पड़ा हुआ है अब? लैम्डा रेज़ टू पावर अल्फा अपॉन गामा अल्फा इंटू एक्स रेज़ टू पावर अल्फा माइनस 1 ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। इसका आंसर बताओ क्या होएगा? क्या है ये अंदर वाला चीज़? क्या है मुझे ये बताओ, अंदर वाला फंक्शन क्या है? अंदर वाला फंक्शन आपका गामा डिस्ट्रीब्यूशन है। गामा डिस्ट्रीब्यूशन को उसकी पूरी रेंज पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो अगर गामा डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ को उसकी पूरी रेंज पे इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। तो सिर्फ क्या बचेगा? अल्फा वाला। तो इस तरीके से हमें डेरिवेशन करना आना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि गामा का वो ना पूछे, वो कुछ और आपसे फंक्शन पूछ सकते डिराइव कराने के लिए। दिस इज वेरी मच पार्ट ऑफ योर करिकुलम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? अच्छा, सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर विल डेरिवेशंस बी कमिंग इन एग्जाम? यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट स्टूडेंट्स। आई एम नॉट डिनाइंग कि वो नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है, चांसेस कम है, मैंने ये जरूर बोला था। जब से ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो कम पूछते हैं। चलें आगे। तो वेरिएंस अब आपका होमवर्क है, वेरिएंस आपको डिराइव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ x फॉलोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स क्या होंगे? व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन? अल्फा एंड लैम्डा। ये चीज़ें हमें ज़रूर ध्यान रखनी है, ठीक है। इफ x फॉलोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स 2, 1.5, you have to calculate probability x greater than 4 in next 2 minutes, 2 to 3 minutes. This is just revision of your integration, basic class 12th integration. फिर से यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? बाय पार्ट्स। x को फंक्शन 1 ले लो, एक्सपोनेंशियल को फंक्शन 2 ले लो, बाय पार्ट्स पूरा अप्लाई कर दो, फाइनल आंसर बताओ।
Online students, speed up. I am still waiting for the first right answer. Okay, I have started receiving few right answers. Last 60 seconds, students, speed up. Speed is everything in actual exams. डन. क्या आया गुनगुन? परफेक्ट, वेरी गुड गुनगुन, राइट आंसर. 0.0174 इज द राइट आंसर. ठीक है, अब मैं इसके स्टेप्स नहीं करवा रहा, इतना मैथ्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको आता होगा. सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ, पिछले क्वेश्चन की तरह इसको आप अपना फर्स्ट फंक्शन ले लोगे और यहाँ पे ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा. आपको बाई पार्ट्स अप्लाई करनी है, लिमिट्स डालनी है. जब आप इन्फिनिटी डालोगे तो आपका ओवरऑल फंक्शन क्या निकल के आ जाएगा? 0. ठीक है, ओके. अ लॉट ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर गिविंग मी द राइट आंसर नाउ. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब इस गामा डिस्ट्रीब्यूशन के ना हम लोग 2 स्पेशल केसेस पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट स्पेशल केस इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. इसको आपको दोनों तरीके से याद रखना है. आपको ये भी याद रखना है कि ये गामा का स्पेशल केस है, और आपको ये भी याद रखना है कि अलग से भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है. अगेन एक और डिस्ट्रीब्यूशन जिसको मैं कह रहा हूँ आपको एफ, फिर से होल हार्टेडली याद रखना है. बहुत सिंपल है. क्या? लैम्डा ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0. अब आप पूछोगे सर ये गामा का स्पेशल केस क्यों है? गामा का स्पेशल केस इसलिए है क्योंकि अगर आप गामा के पीडीएफ में अल्फा को 1 डाल दोगे तो आपके पास रिजल्टेंट क्या निकल के आ जाएगा? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. करके देख लो. आपको गामा का पीडीएफ मैंने लिखवाया था, उसमें अल्फा को 1 करके देखो. जैसे आप अल्फा को 1 करोगे तो एक्स रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा? एक्स रेज़ टू पावर अल्फा माइनस 1 था ना, तो वो एक्स रेज़ टू पावर क्या चेंज हो जाएगा? 0. और लैम्डा रेज़ टू पावर क्या था वहां पे? अल्फा. तो लैम्डा रेज़ टू पावर अल्फा क्या हो जाएगा? लैम्डा. डिनोमिनेटर में क्या था? गामा अल्फा. गामा 1 क्या हो जाएगा? 1. तो ओवरऑल हमारे पास रिजल्टेंट ये डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा. इसका मीन लिख लेते हैं. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विल बी 1 बाय लैम्डा एंड वेरिएंस ऑफ एक्स विल बी 1 बाय लैम्डा स्क्वायर. और इसको बोलेंगे कैसे? एक्स फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा. अच्छा, कहीं ये लिखा आ गया एक्स फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 1 बाय म्यू. इस केस में इसका मीन क्या हो जाएगा? म्यू. और वेरिएंस क्या हो जाएगा? म्यू स्क्वायर. तो ये मॉडिफिकेशन आपको करना अपने आप आना चाहिए. तो एक मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताया था पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे मैंने क्या कहा था वो इकलौता डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पे मीन और वेरिएंस सेम है. ये इकलौता डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पे वेरिएंस मीन का स्क्वायर, और या फिर आप क्या बोल सकते हो, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल है. क्लियर? इसका कैपिटल एफ भी आपको याद होना चाहिए. बहुत यूजफुल है इसका कैपिटल एफ भी while doing questions. It is e raised to power 1 minus e raised to power minus lambda x. कैपिटल एफ एक्स को अगर मुझे ड्राइव करना है तो मैं कैसे ड्राइव करता था? प्रोबेबिलिटी x लेस देन x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? 0 टू इन्फिनिटी और माइनस 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू x या माइनस इन्फिनिटी टू x. वाई 0 टू x? क्योंकि x डिफाइंड है. परफेक्ट. अगर ये x डिफाइंड ना होता तो मुझे क्या लेना पड़ता? माइनस इन्फिनिटी टू x. क्योंकि x डिफाइंड है तो आई विल बी टेकिंग 0 टू x एफ एक्स डी एक्स. परफेक्ट. तो ये सॉल्व करके मेरा ये कैपिटल एफ एक्स ड्राइव हुआ है, बट इट इज मेंशन्ड इन द टेबल्स, नो नीड टू वरी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम गिविंग यू इज derive median of exponential distribution. Derive median of exponential distribution. Quickly do it in next 2 minutes.
derive median of the exponential distribution with parameter lambda. तो मीडियन कौन सा नंबर होता है जो हमारे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है? तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन x, ठीक है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन x इक्वल्स टू 0.5। अगर ऐसा आ रहा है तो ये x मेरा क्या हो जाएगा? मीडियन। सो आई कैन से प्रोबेबिलिटी x लेस देन मीडियन इक्वल्स टू 0.5। यहाँ से आप सिंपली इसको किससे कंपेयर कर सकते हो? प्रोबेबिलिटी x लेस देन x के फंक्शन से। तो एक प्रोबेबिलिटी x लेस देन x का फंक्शन क्या है? e⁻1 माइनस e⁻ माइनस लैम्डा m, क्योंकि मीडियन है ना, इक्वल्स टू 0.5। बस इसके बाद आपको m निकालना है, ln बाय लैम्डा। परफेक्ट। और ये जो ln2 है हर्षिता, ये log बेस e है या log बेस 10 है? log बेस e है। ln को हम लिख ही log बेस e सकते हैं, कहीं log बेस 10 हुआ तो उसको आप ln नहीं लिख सकते। नेचुरल लॉग इज ln विच इज log बेस e। स्टूडेंट्स क्लियर? और अगर ये मुझे अल्टीमेटली इंटीग्रेशन के फॉर्म से सॉल्व करना पड़ता तो मैं कैसे करता? 0 to m f(x) dx इक्वल्स टू 0.5। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टिल हियर? Okay, receiving a lot of yeses. Write the next question. Claims to a general insurance company. Claims to a general insurance company's 24-hour call center. Claims to a general insurance company's 24-hour call center occur according to a Poisson process. Occur according to a Poisson process with a rate of 3 per hour. Calculate the probability. Calculate the probability that the next call arrives. That the next call arrives after more than half hour. Two to 3 minutes. Quickly solve it. Claims to a general insurance company's 24-hour call center occur according to a Poisson process with a rate of 3 per hour. Calculate the probability that the next call arrives after more than half hour. अभी मैं आपको अगली क्लास में, फिर इस क्लास के एंड में बताऊंगा पॉइजन प्रोसेस और एक्सपोनेंशियल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अभी आप सिर्फ ये समझ लो, एक्सपोनेंशियल का पैरामीटर हमें क्या दे रखा है? 3, लैम्डा इक्वल्स टू 3 हमें मेंशन्ड है, और पूछ क्या रखा है? वी हैव मेंशन्ड वेटिंग टाइम इज फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 3 एंड वी हैव बीन आस्क्ड विद प्रोबेबिलिटी t ग्रेटर देन हाफ. व्हाट यू हैव टू डू? सिंपली इंटीग्रेशन हाफ टू टिल वेयर? 3. कहाँ तक लूँ? 3 तक लूँ? हाफ टू 3? रॉन्ग. 3 लैम्डा है, आपको अगर ग्रेटर देन हाफ बोला है तो कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम? इन्फिनिटी तक. हाफ टू इन्फिनिटी लैम्डा ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स. या फिर आपको पता है टी एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा है और आपको पता है प्रोबेबिलिटी टी ग्रेटर देन हाफ निकालना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी टी लेस देन हाफ, और यहाँ पे आप क्या लगा दोगे? इसका CDF, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, जो कि क्या होता है? 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स. तो ये शॉर्टकट है, तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या हो गया? ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा
x, लैम्डा की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में 3 और x कितना बोला हुआ है हाफ, दैट्स इट। दोनों तरीके, इंटीग्रेशन सॉल्व करके भी कर सकते हो और डायरेक्टली CDF अप्लाई भी कर सकते हो। Anyone having any doubt till here, do ask me, otherwise I will proceed. तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और बहुत छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। बाकी जब आप लोग सब्जेक्ट्स प्रोसीड करोगे ना, जैसे हम CM1 पे आएंगे, हम CS2 पे आएंगे, उसमें ग्रेजुअली कोर्स ना टफ होना शुरू होता है। लेकिन एक CS1 ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपके फर्स्ट 2 चैप्टर्स आपको बहुत चैलेंजिंग लगेंगे। आपको लगेगा ये कौन सा हम रॉकेट साइंस पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 ये वाला जो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद जब हम MGF PGF पढ़ेंगे वो आपके 2 ट्रिकी हैं। उसके बाद जब आप देखोगे ना ग्रेजुअली कोर्स थोड़ा सा ईजी होता जाएगा। जब आप चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 पे जाओगे, उसके बाद जाके कोर्स में 1 या 2 चैप्टर और टफ है। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग के इन 2 चैप्टर्स पे ग्रिप बना ली, 1-2 हफ्ता लग के इस पर बहुत अच्छे से मेहनत कर ली, बाकी का कोर्स ट्रस्ट में इतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम चैप्टर 1 में ही सीख रहे हैं और थ्रू आउट द कोर्स अब हम इस नॉलेज को अप्लाई ही करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विल बी सीइंग सेकंड स्पेशल केस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से अब आपका इस डिस्ट्रीब्यूशन से एक्चुअल टेबल्स का यूज़ बहुत एक्सटेंसिवली स्टार्ट हो जाएगा, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका हमें CDF जानना, PDF जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ ऐसे समझ लो, अगर गामा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम अल्फा को ν/2 डाल देंगे, दिस इज नॉट v, इसको हम न्यू बोलते हैं, ν/2 डाल देंगे और लैम्डा को हाफ कर देंगे, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद न्यू टर्म डिग्रीज ऑफ फ्रीडम न्यू, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जब हम टेबल्स देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। अभी के लिए इतना समझ लो, ये काई स्क्वायर न्यू में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन में अल्फा को ν/2 डाल देंगे और लैम्डा को हाफ डाल देंगे। काई स्क्वायर का सिंबल है। अभी आगे जाके आप चैप्टर 6 में देखोगे, हम सीखेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ काई स्क्वायर विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम k कितना होता है k, एंड वेरिएंस ऑफ काई स्क्वायर k इज 2k। तो मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ, आप लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन अभी हम ये आगे जाके सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर काई स्क्वायर न्यू है तो अगर मैं इसके एक्सपेक्टेशन पूछूं आपसे तो क्या हो जाएगा न्यू, और वेरिएंस ऑफ काई स्क्वायर न्यू का क्या हो जाएगा 2 न्यू। क्लियर? अभी वो मैं बताऊंगा, अभी वो सस्पेंस रहने दो। अब हम समझते हैं कि अभी हमने समझा कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन और काई स्क्वायर का यूज़ क्या। अब आप बोलोगे सर इसका हम CDF भी नहीं पढ़ रहे, तो उसको हम यूज़ कैसे करेंगे। मैंने कहा बोला ना, इसका PDF है लेकिन आपको याद भी नहीं करना, टेबल पे कभी रेफर भी नहीं करना, तो इसका यूज़ क्या आएगा अब हम समझेंगे इसको। हमारे पास गामा डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आएगा, गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन को हम काई स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। काई स्क्वायर में कन्वर्ट करके क्या हेल्प मिलेगी, सारी जो प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ है काई स्क्वायर की वो किस में मेंशन्ड है, एक्चुअल टेबल्स में। तो मान लो अगर मैं पूछा कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2 फॉर एग्जाम्पल, इस x लेस देन 2 को सबसे पहले ये x फॉलो कर रहा है गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर अल्फा कॉमा लैम्डा। इस x को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले काई स्क्वायर में। जब हम इसको काई स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे ना, समझो काई स्क्वायर में कन्वर्ट करके ऐसा कुछ आ गया, काई स्क्वायर 2 लेस देन 1 फॉर एग्जाम्पल। अब ये जो है, ये जो रिलेशनशिप है, ये हम किसके अंदर फाइंड आउट कर लेंगे, एक्चुअल टेबल्स के अंदर। एक्चुअल टेबल्स के अंदर इसकी सारी वैल्यूज गिवन है। तो सब एक्चुअल टेबल्स हैं सबके पास आज। ठीक है, तो आज मैं इसको आपको यूज़ करना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसको हमें कन्वर्ट कैसे करना है, बहुत ध्यान से समझेंगे। इफ x फॉलोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स अल्फा कॉमा लैम्डा, जो भी सीख के आए हैं, देन 2 लैम्डा x फॉलोज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 अल्फा। अगर x फॉलो कर रहा है बेटा गामा डिस्ट्रीब्यूशन जिसके पैरामीटर्स है अल्फा और लैम्डा, देन इस x के साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई करा दिया 2 इंटू लैम्डा, वो क्या फॉलो करेगा, काई स्क्वायर विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 अल्फा। इज इट क्लियर? तो अभी एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा इसको हमने देखना कैसे है। तो सबसे पहले हम 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं काई स्क्वायर के। टेबल्स देखना, सब टेबल के वीडियो सीख के आए या नहीं, तो आज मैं रिवाइज करवा दूंगा इसको। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 6.5 वेयर x इज फॉलोइंग काई स्क्वायर विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5। यूज योर एक्चुअल टेबल्स एंड टेल मी दी
वैल्यू। तो दोनों पार्ट्स लिख लेते हैं, आप ये दोनों पार्ट्स सॉल्व करो, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं एक्चुअल टेबल्स में कैसे देखना। देयर आर 2 पार्ट्स, दोनों केस में x का स्क्वायर 5 फॉलो कर रहा है। I will open actual tables on my screen, then I will explain you how to solve. तो सबसे पहले हम टेबल्स में जाएंगे, we will be opening का स्क्वायर का टेबल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है का स्क्वायर टेबल इज ऑन पेज 164। सबसे पहले टेबल ओपन करते ही हमारा फर्स्ट काम क्या होगा, क्या देखना? एनीवन एनी आइडिया? जो वीडियोस देख के आए टेबल्स की, सबसे पहला काम क्या होएगा हमारा कि जो टेबल हमें वैल्यू थ्रो कर रहा है वो ग्रेटर देन के लिए थ्रो कर रहा है या फिर लेस देन के लिए थ्रो कर रहा है। तो जो काई स्क्वायर का हमें जो टेबल दिख रहा है ये आपको क्या लग रहा है, किसके लिए वैल्यूज थ्रो कर रहा है? लेस देन। श्योर? कैसे पता लगा गुनगुन लेस देन के लिए कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो लिमिट्स हैं वो क्या है, 0 to x, मीन्स प्रोबेबिलिटी x लेस देन के लिए मिलेगा। हमें ग्रेटर देन के लिए कब मिलता? जब लिमिट्स क्या होती, x टू इन्फिनिटी। समझ आया? अगर आपको x लेस देन समथिंग निकालना है, फॉर एग्जाम्पल अगर x लेस देन 5 निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो आप इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या लोगे, 0 to 5। अगर आपको x ग्रेटर देन 5 निकालनी हो तो क्या लिमिट्स लोगे, 5 टू इन्फिनिटी। अगर 0 to x वाली फॉर्म है, मतलब ये वाली फॉर्म है, तो उसका मतलब क्या है, लेस देन वाली वैल्यूज हमें यहाँ पे गिवन है। अब दूसरा काम, हमें क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला है, x ग्रेटर देन 6.5, मतलब ये हमारी हो गई x की वैल्यू, लेकिन निकालने को इसमें बोलिए ग्रेटर देन पे। तो सबसे पहले मैं इसको क्या लिख लूँगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 6.5, है ना? तो खुद से लिखो, फिर डिस्कस करते हैं। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आप खुद बताओ मुझे फाइनल आंसर क्या आएगा। .7394 इज द आंसर? नो, आंसर नहीं है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे देखना है। यहाँ पे हमें x किस पे देखना है, 6.5 पे। तो यहाँ पे देखो 6.5 ये रहा, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना बोला है क्वेश्चन में, 5, तो वो कहाँ पे है, ये रहा। तो फाइनल वैल्यू क्या हुई, 0.7394। देखना आगे टेबल्स, इतना ईजी है। तो 0.7394, तो 1 माइनस 0.7394 विल बी माई फाइनल आंसर विच इज कमिंग आउट टू बी 0.2606। अब अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, 11.8। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अभी भी कितने हैं, 5, और यहाँ पे हमें क्या देखना है, 11.8। अब दिक्कत क्या आई, 11.8 टेबल्स में आपको डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, 11.5 और 12। तो आप क्या करोगे, समवेयर अराउंड इनका मिड पॉइंट ले लोगे। 11.5 और 12 को अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 11.75। तो जो 11.75 पे नंबर आ रहा होगा ना, उससे हल्का सा बड़ा ले लेना। वैसे प्रॉपर तरीका क्या है, इसमें हम प्रॉपर लीनियर इंटरपोलेशन लगाएं, उसका फाइनल आंसर है, लेकिन एग्जाम में करने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। तो हम सिर्फ इसमें क्या करेंगे, 2 मिनट अप्लाई करेंगे, दोनों का वैल्यू देखा, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, और फिर आप इसका वैल्यू लिख सकते हैं। तो कितना आ रहा है आपके हिसाब से वैल्यू 11.8 पे, इन दोनों का मिड पॉइंट देखो कितना आ रहा है, और उसमें हल्का सा उसको बड़ा कर दो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, ओके, वन आंसर आई हैव रिसीव्ड इज 0.962। एनीवन एल्स विद एनी अदर आंसर? नहीं, इसके लिए प्रॉपर लीनियर इंटरपोलेशन लगाने की बेटा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे एग्जैक्ट आंसर आपको लीनियर इंटरपोलेशन से मिलेगा। कितना आया, 0.962। अगर आप पूरा एग्जैक्ट लीनियर इंटरपोलेशन लगाते तो आपका आ रहा है 0.9622, लेकिन अगर 0.962 भी लिख रहे हो तो बिल्कुल चलेगा। एग्जाम में हमारे पास एग्जैक्ट लीनियर इंटरपोलेशन लगाने का टाइम नहीं होगा, तो हम सिंपली इसका आंसर क्या लिख देंगे, 0.962। आगे समझ। अब मान लो अगर 11.5 और 12 के बीच में आंसर था, मान लो अगर आपको 11.6 पे पूछा होता तो आप क्या करते, 5 से थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते। आया समझ। सिमिलरली अगर 11.9 पे होता तो 12 वाली वैल्यू का थोड़ा सा छोटा करके लिख देते। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई थिंक मेरे पास बहुत सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आंसर आया 0.96145, वो मिड पॉइंट होगा।
अगर 0.96145 मिड पॉइंट था तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके 0.962 कर सकते हो। इज इट क्लियर जागृति एंड प्राची? ओके, लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास मेन क्वेश्चन आता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का। व्हाट दैट एक्स इज फॉलोइंग गामा डिस्ट्रीब्यूशन with parameters 2, 1.5. You have to calculate probability x greater than 4. और ये सेम क्वेश्चन अभी आप पीछे करके आए हो, देखो ये सेम क्वेश्चन आप करके आए थे, लेकिन वहां पे आपने क्या करा था, उसके पूरे पीडीएफ को इंटीग्रेट करा था और बाय पार्ट्स लगाया था, फिर तब जाके आंसर आया था। अब ये इजीली कैसे हो जाएगा, आप इस x को किस में कन्वर्ट करोगे, chi स्क्वायर के डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करोगे और फिर आंसर निकालोगे। ट्राई टू डू इट, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, फिर डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स गिव इट अ ट्राई। डन। कैसे करेंगे, चलो सीखते हैं। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 4 हमें मेंशन था, हमने क्या सीखा था, क्या करेंगे इसको कन्वर्ट, 2 लैम्डा x विल फॉलो chi स्क्वायर विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 अल्फा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे 2 इंटू लैम्डा मल्टीप्लाई करना है। लैम्डा कितना है मेरे क्वेश्चन में 1.5, तो 2 इंटू 1.5 विल बी 3, तो 3x हो जाएगा। अगर मैं 3 LHS में मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो सेम 3 मुझे RHS में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कितना आ जाएगा 12। नाउ दिस 3x will follow chi square distribution with degrees of freedom 2 alpha, तो alpha कितना है 2, तो 2 into 2 will be 4, so this will become chi square 4 greater than 12। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी chi square 4 लेस देन 12। फिर से मैं अपना टेबल्स ओपन करूंगा, टेबल ओपन करा, वैल्यू क्या है 12, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है 4, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0.9826, मतलब फाइनल आंसर मतलब 1 माइनस 0.9826, फाइनल आंसर विल बी 0.0174। अब बताओ इंटीग्रेशन करना आसान था, ये करना आसान है, ऑब्वियसली ये वाला। तो कभी भी गामा डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आएगा और उस पर कुछ भी प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो हमें गामा डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली उसको chi स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और टेबल्स की वैल्यू देख के आंसर कर देंगे। स्टूडेंट्स इज दिस क्लियर? नाउ आई विल कम टू हर्षिता's क्वेश्चन। हर्षिता ने पूछा था सर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है क्या? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप बेटा ऐसे समझ सकते हो, ये डेटा वैल्यूज है, वो डेटा वैल्यूज है जो में से कितनी डेटा वैल्यूज इंडिपेंडेंट है। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मेरे पास क्लास में सपोज करो 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में से मुझे एक एक करके सबको सिलेक्ट करना है। जब मैं फर्स्ट स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ मेरे पास कितनी चॉइसेस है 10, फिर जब मैं सेकंड स्टूडेंट को चूज कर रहा हूँ मेरे पास कितनी चॉइसेस है 9, फिर मान लो लास्ट में 3 बच्चे बचे, जब 3 बच्चे बचे मेरे पास एक और बच्चा चूज करने के कितने ऑप्शन है 3, जब 2 बच्चे बचे मेरे पास एक और ऑप्शन चूज करने के लिए कितने ऑप्शन है 2, जब लास्ट का एक बच्चा बचा मेरे पास कोई ऑप्शन है चूज करने का, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा एक कंपल्शन हो जाएगा, मुझे वो लेना ही लेना है। सिमिलरली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, अगर हमारे पास 10 बच्चे थे तो कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 9, आया समझ, क्योंकि आखिरी वाला मेरे लिए कंपल्शन है, तो जितनी डेटा वैल्यूज होंगी -1 विल बी माई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। क्लियर? जैसे हम सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं वहां पे हम फॉर्मूले में क्या लगाते हैं 1/n-1, वो क्यों लगाते हैं, वो इसी वजह से लगाते हैं। जब हम पॉपुलेशन वेरिएंस निकालते हैं तब हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला 1/n, क्योंकि वो हम 1/n क्यों लगाते हैं, पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया कि जो डेटा वैल्यूज है वो डिफाइंड ही नहीं है, वो जितना मर्जी बड़ा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया के ऊपर लगाऊं, इंडिया की पॉपुलेशन क्या है समवेयर अराउंड 140 करोड़, लेकिन क्या एग्जैक्ट 140 करोड़ है, वो हमारा एक रफ एस्टिमेट है, ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन जब मैं सैंपल ले रहा हूँ उसमें से, मान लो दिल्ली के जीटीबी नगर की मैं पॉपुलेशन ले रहा हूँ, उसका मैं फिर भी एक एग्जैक्ट आपको काउंट बता सकता हूँ। आया समझ?
तो आपको ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वर्ड बहुत जगह मिलेगा CS1 में। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब वही है कि कितनी डेटा वैल्यूज को मैं इंडिपेंडेंटली चूज कर सकता हूं। नहीं ओजस, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 नहीं है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मैंने क्या बोला, टोटल डेटा वैल्यूज -1। अगर टोटल डेटा वैल्यूज 50 है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी, 49। Is it clear, students? We are going really very slow. Okay, let's move to beta distribution. Not very important. जब हम चैप्टर 12, चैप्टर 13 में जाएंगे तब थोड़ा बहुत उसको यूज़ करते हैं, अदरवाइज थ्रू आउट CS1 के कोर्स में हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन हार्डली कहीं यूज़ करेंगे। इसका मैं आपको मीन और वेरिएंस बता रहा हूँ, PDF आप डायरेक्टली टेबल से देख सकते हो, ठीक है। या चलो लिख लेते हैं, PDF भी लिख लेते हैं। fx विल बी इक्वल्स टू गामा फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन गामा फंक्शन ऑफ अल्फा इंटू गामा फंक्शन ऑफ बीटा, x रेज टू पावर अल्फा -1, 1 माइनस x रेज टू पावर बीटा -1 फॉर x लाइंग बिटवीन 0 to। तो गामा फंक्शन है, वही गामा फंक्शन है क्या, गामा ऑफ अल्फा विल बी इक्वल्स टू अल्फा -1 फैक्टोरियल। मीन लिख लेते हैं इसका, मीन इज अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा एंड वेरिएंस इज अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। इज इट क्लियर? इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। If random variable x has PDF, k x cube 1 minus x का whole square for x lying between 0 to 1, where k is a constant, determine the value of k. Quickly do it. I am giving you 2 to 3 minutes. तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है जो हम स्टैटिस्टिक्स प्रेशर में सीख के आए हैं, क्या, इस फंक्शन को इसकी पूरी रेंज पे इंटीग्रेट कर दो और किसके इक्वेट कर दो, 1 के, है ना। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो इसको पूरी रेंज पे इंटीग्रेट कर दो और उसको 1 से इक्वेट कर दो, लेकिन वो मेथड आपको नहीं यूज करना। अब आप सोचो और कैसे कर सकते हैं। फॉर दैट आई एम गिविंग यू 2 to 3 minutes। तो अभी भी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन यूज होना है। अब आप वो सोचो कैसे यूज होगा। Wrong answer, Priyanshi. Very good, raise right answer. Offline students, anyone done? Answer. अभी आपका टाइम है ये। चलो देखते हैं, इतनी देर में हो जाना चाहिए था। हमें क्या बोला था, रैंडम वेरिएबल x हैज PDF दिस। तो आपके पास एग्जाम में भी कभी ऐसा आता है ना, तो आप क्या करोगे, जो PDF आपको मेंशन्ड होगा, तो आपको जितने भी हमने डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े हैं उनके PDF से आप कंपेयर करा के देखोगे। तो अगर मैं इस PDF को कंपेयर कराऊँ तो ईजिली कंपेयर हो रहा है इस PDF से। कैसे, यहाँ पे क्या है, x रेज टू पावर अल्फा -1, यहाँ पे x रेज टू पावर क्या है 3, तो अल्फा -1 की वैल्यू क्या रख देंगे 3। यहाँ पे 1 माइनस x रेज टू पावर 2 है और यहाँ पे 1 माइनस x रेज टू पावर बीटा -1 है, तो बीटा -1 की क्या वैल्यू हो जाएगी 2। तो अल्फा क्या निकल के आ गया 4, बीटा क्या निकल के आ गया 3।
ये वैल्यूज आप इसके साथ वाले फंक्शन में पुट कर दोगे, तो k विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन गामा अल्फा गामा बीटा, दैट्स इट। तो ऊपर क्या आ गया 6 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ गया 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, फाइनल आंसर इज 60। ये क्यों हुआ समझो, हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, पीडीएफ इज गिवन एज k इंटू एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या करा, एक मेरे पास ये पीडीएफ है, एक मेरे पास ऑटोमेटिकली ये फंक्शन डिफाइंड है, तो मैंने इन दोनों को कंपेयर कराया और मुझे दोनों फंक्शंस एक जैसे लगे। सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये वाला जो टर्म है ना, इसको पहचानो, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। सिमिलरली k हमें क्या बोल रखा था, एक कांस्टेंट है। यहाँ पे x रेज टू पावर क्या है, अल्फा माइनस 1, यहाँ पे x रेज टू पावर क्या है 3, तो यहाँ से मैंने अल्फा की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करी। सिमिलरली यहाँ पे 1 माइनस एक्स रेज टू पावर क्या है 2, यहाँ पे 1 माइनस एक्स रेज टू पावर क्या है बीटा माइनस 1, यहाँ से मुझे मेरी बीटा की वैल्यू मिल गई। आया समझ? कहाँ पे बेटा, यहाँ पे कहाँ पे, मुझे समझ, यहाँ पे कह रहे हो, ऊपर कहीं भी k डिफाइंड नहीं है, कांस्टेंट k निकालना था। आगे समझ? क्लियर है सबको? तो यहां से हमें क्या एक चीज सीखने को मिली, क्वेश्चन और आंसर्स पे ज्यादा फोकस मत करो, फोकस ये करो हमें सीखने को मिल रहा है। सीखने को ये मिल रहा है, अगर हमें ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है तो जरूरी नहीं है हमें बैठ के हर बार इंटीग्रेशन करके बस सॉल्व करना उसको शुरू कर दें। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उस डिस्ट्रीब्यूशन को देखो, समझो कि क्या वो किसी से रिलेट कर पा रहे हैं। अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो हमारे क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा और हम इंटीग्रेशन के स्टेप्स करने से अपना बचेंगे। यहाँ पे आपको इजी सा फंक्शन लग रहा है, ठीक है, क्योंकि पता है ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन हो सकता है गामा वाला जैसे क्वेश्चन था उसमें में कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसको हम डायरेक्टली chi² में कन्वर्ट करते और वो सॉल्व हो जाता। समझ आ रहा है? लेकिन वाइस वर्सा इज ऑल्सो नॉट ट्रू। ये ना हो कि क्वेश्चन में एफ आए और हम बैठ के 10 मिनट उसको कंपेयर करवाने पे लगे हुए हैं। आपका जो कंपेयर का टाइम होना चाहिए वो मैक्सिमम 30 सेकंड्स होना चाहिए या फिर 60 सेकंड्स। अगर 60 सेकंड्स में अगर आपको कोई फॉर्म मिल रही है तो ठीक है, अदरवाइज लॉन्ग कट ले लो, इंटीग्रेट करो और सॉल्व कर लो। ठीक, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर टिल हियर? शैल वी प्रोसीड टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स? Any idea which distribution we are going to study next? Normal distribution. Perfect, Harshita. So next distribution is normal distribution. पूरे statistics का जितनी मर्जी आप stats पढ़ लो, पूरा statistics almost normal distribution के ऊपर खड़ी हुई है। जितने भी हम assumptions लेते हैं, जितना भी हम अपना डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं, वो सब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू करते हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की? Normal distribution is symmetrical distribution and it is symmetrical about mu. ये अपने मीन के अबाउट सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का क्या मतलब है? इट इज बेल शेप्ड फंक्शन, और जो इसकी सिमेट्री है वो किसके अराउंड है? म्यू के अराउंड। क्लियर? इसके एग्जांपल्स कुछ कुछ क्या हो सकते हैं, जैसे हम एक पूरे डेटा में हाइट्स कंपेयर कर रहे हैं, वेट्स कंपेयर कर रहे हैं, फिर हम IQ स्कोर्स कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब इस केस में हम नॉर्मल क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि देखो इन केसेस में ना एक्सट्रीम में डेटा कम होएगा। जैसे अगर हम हाइट का ले, ऑन एन एवरेज हम बोल सकते हैं बॉयज़ की हाइट समवेयर अराउंड 5'7", 5'8" होती है, लेकिन कुछ कुछ लड़कों की हाइट हो सकता है 5'3", 5'4" भी हो, और कुछ कुछ लड़कों की हाइट हो सकता है 6'1", 6'2" भी हो। तो एक्सट्रीम में हमें क्या मिल रहा है? डेटा कम मिल रहा है। लेकिन जो मेजॉरिटी डेटा है वो कहाँ पे है? मेजॉरिटी डेटा हमें कहाँ दिख रहा है? मिडल में। और जो ये एक्सट्रीम्स है, ये वाला एक्सट्रीम और ये वाला एक्सट्रीम, यहाँ पे क्या है? डेटा कम है। सिमिलरली अगर मैं IQ की बात करूँ, जनरली IQ क्या रहेगा? मिडल में रहेगा, लेकिन कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनका IQ बहुत कम हो, लेकिन कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनका IQ बहुत ग्रेट हो। तो अगेन एक्सट्रीम में डेटा बहुत कम है, जो मेजॉरिटी डेटा है वो मिडल में लाई कर रहा है। समझ आया? अब इसका यूज आप थ्रू आउट सिलेबस में करने वाले तो उन चैप्टर्स में तब सीखेंगे जैसे जब हम CLT करेंगे, सेंट्रल लिमिट थ्योरम करेंगे। वहाँ हम देखेंगे कि बाइनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जितने भी डिस्क्रीट वाले डिस्ट्रीब्यूशंस थे उनको हम क्या करेंगे? नॉर्मल में क्या करेंगे? अप्रॉक्सीमेट करेंगे। तो जो डेटा साइज होएगा उसको हम नॉर्मल में कन्वर्ट करके फिर प्रोबेबिलिटीज निकालने की कोशिश करेंगे। तो हर एक डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल में अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। ये चीज़ें हम आगे वाले कोर्स में सीखेंगे। अभी हम सीखते हैं नॉर्मल का PDF क्या है, फिर नॉर्मल का मीन क्या है, नॉर्मल का वेरियंस क्या है। तो सबसे पहले x फॉलोज विद नॉर्मल,
ये पैरामीटर्स क्या होंगे, इसके पैरामीटर्स ही इसके मीन और वेरिएंस होते हैं। एक पैरामीटर इसका म्यू, दूसरा पैरामीटर है सिग्मा स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, म्यू, और वेरिएंस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर। इसका एफ एक्स याद रख लो, अच्छी चीज़ है, नहीं भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। 1 सिग्मा अंडर रूट 2 पाई, ठीक है, इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर फॉर एक्स लाइंग बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये सब एक्सपोनेंशियल के पावर में। अच्छा, अगर ये नोटेशन नहीं पता तो थ्रू आउट एक्चुअल ई रेज टू पावर ए को मैं इस फॉर्म में भी लिखूंगा। ये दोनों एक ही चीज़ है। जैसे हमने कल एनसीआर पढ़ा था ना कि एनसीआर को हम ऐसे लिख सकते हैं, सिमिलरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। जो आपने ई रेज टू पावर ए पढ़ा था उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जब आप वर्ड पे टाइप करोगे आप इसी तरीके से टाइप करोगे, ई एक्स पी ब्रैकेट स्टार्ट, फिर ब्रैकेट का अंदर का फंक्शन, देन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अब जैसे हमने देखा था कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ लिया, लेकिन क्या गामा डिस्ट्रीब्यूशन की डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी वैल्यूज गिवन थी टेबल्स में? नहीं, हमें गामा डिस्ट्रीब्यूशन किस में कन्वर्ट करना पड़ रहा था? काई स्क्वायर में। सिमिलरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी वैल्यूज टेबल्स में नहीं गिवन, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड नॉर्मल। हर्षिता पढ़ के आई आज अच्छे से सब कुछ, है ना? तो स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल में? हमने एक्स को डिफाइन कर दिया, नॉर्मल फॉलो कर रहा है म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। अब हम एक वेरिएबल z को डिफाइन करेंगे, z क्या हो जाएगा? x माइनस म्यू माई सिग्मा। दिस विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 0,1। और ये जो नॉर्मल विद पैरामीटर 0,1 है इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या सिमेट्रिकल होगा? क्विकली यस और नो? ऑब्वियसली अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो स्टैंडर्ड नॉर्मल भी सिमेट्रिकल है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल था अबाउट इट्स मीन म्यू। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा? 0 के अराउंड। तो मतलब अगर मैं ऐसा कोई कर्व बनाऊं और इसका मिड पॉइंट देखूं तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए? 0। यहाँ पे 0, 1 इसका मीन और वेरिएंस है। यहाँ पे देखो, आप ऐसे समझो, x माइनस म्यू, इस x में अगर x का नॉर्मल फॉलो कर रहा है विद पैरामीटर म्यू, अगर उसको मैंने म्यू से एडजस्ट करवा दिया, समझ रहे हो? अगर मैंने उसको म्यू से एडजस्ट करा दिया तो उसका मीन क्या बचा? 0। सिमिलरली उसका अगर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा था, स्टैंडर्ड डेविएशन से मैंने डिवाइड करवा दिया, सिग्मा को सिग्मा से ही डिवाइड करा दिया, तो क्या बचा? 1। इस तरीके से आप समझ सकते हो। म्यू और नहीं, म्यू अलग चीज़ है, एक्स अलग चीज़ है। एक्स मेरा रैंडम वेरिएबल है, म्यू मेरा मीन है। तो मैंने क्या बोला? एक्स जो रैंडम वेरिएबल है उसमें से मीन माइनस कर दो और स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड कर दो, तब जाके स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉलो करेगा। दिस इज रूल, इसमें हमने कुछ लर्न नहीं करना, दिस इज रूल। ठीक है, मतलब इसमें हमें कुछ समझना नहीं है, ये रूल है, ये आपको याद रखना। तो हमें जो टेबल्स में वैल्यूज मिलेंगी वो किसकी मिलेगी? इस z के लिए मिलेगी। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर टेबल्स के अंदर वैल्यूज z के लिए मिलेगी। एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर वी स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर द वैल्यूज, हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल की 1-2 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। क्या? इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन सम स्मॉल माइनस z, तो दिस विल बी इक्वल्स टू probability z greater than z. Similarly, if probability of the z is greater than minus small z, then this will be equals to probability of z less than z. Is it clear? Yes, this is minus z. Do remember these properties. तो आपको मतलब अगर ये आ गया probability of z less than -3 निकालना है, अब आप बोलोगे सर -0 टेबल्स में है ही नहीं, तो आप इसको क्या कन्वर्ट कर दोगे? probability of z greater than 3। क्लियर? चलें आगे। चलो अब स्टैंडर्ड नॉर्मल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यू हैव बीन गिवन विद x फॉलोज नॉर्मल विद पैरामीटर 25, 36। यू हैव टू सॉल्व 4 पार्ट्स। प्रोबेबिलिटी x लेस देन 28, सेकेंड पार्ट प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 30, थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी x लेस देन 20 एंड फोर्थ पार्ट प्रोबेबिलिटी mod of x minus 25 लेस देन 4। तो पहला पार्ट मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कैसे करना है। प्रोबेबिलिटी x लेस देन 20, तो हमें पता है
x लेस देन 28 निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, हम कहाँ से कहाँ तक इसको कर दें, माइनस इन्फिनिटी से 28 तक इंटीग्रेट कर दें एफ एक्स डी एक्स को, और एफ एक्स क्या आता है वो खतरनाक वाला 1/√2 सिग्मा एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर दें, स्टैंडर्ड नॉर्मल में और टेबल्स में वैल्यू चेक कर ले। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस म्यू बाय सिग्मा लेस देन 28 माइनस मीन हमें क्या गिवन है 25, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में वेरिएंस नहीं है, डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो 36 का क्या करना पड़ेगा, रूट। तो या तो रूट 36 लिख लो या फिर डायरेक्टली 6 लिख लो। तो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी z लेस देन 3/6 विच इज प्रोबेबिलिटी z लेस देन 0.5, और ये वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी, एक्चुअल टेबल्स पे। तो फिर से टेबल ओपन करते हैं, अपना स्टैंडर्ड नॉर्मल का टेबल पे जाते हैं। आई थिंक स्टैंडर्ड नॉर्मल का टेबल हमारा पहले होना चाहिए। सो इट इज़ ऑन 160 एज कन्फर्म बाय हर्षिता। तो हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे आपको दो टेबल्स मिलेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल पे, एक ये वाला है एक ये वाला है। ये वाला ग्रेटर देन वैल्यूज़ के लिए आंसर्स दे रहा है और वो वाला लेस देन के लिए दे रहा है। तो मैं आपको बोलूँगा इसी टेबल को आप ज़्यादा यूज़ करना। तो यहाँ पे मुझे कैसे पता लगा लेस देन वैल्यूज़ के लिए दे रहा है, क्योंकि लिमिट्स देखो माइनस इन्फिनिटी से x के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे क्या मिलेगी मुझे प्रोबेबिलिटी z लेस देन z के लिए। क्वेश्चन में हमने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी z लेस देन हाफ। तो मैं सिंपली क्या देखूंगा, 0.5 ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो 0.5 मुझे देखो यहाँ पे मिल गया, 0.5 यहाँ मिल गया। डायरेक्टली मेरा आंसर क्या हो गया, 0.69146, 0.69146। तो फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया। क्विकली सॉल्व रिमेनिंग 3 पार्ट्स। 0.69146। अच्छा, एक क्वेश्चन आया, सर अगर हम लॉन्ग वाले मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आपको ये क्वेश्चन आएगा 2 नंबर के लिए, आप उसको इंटीग्रेशन वाले मेथड पे लगा दोगे 20 मिनट, बस इतनी दिक्कत है। लगेगा 15-20 मिनट लगेगा उसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन। अच्छा, एक्चुअल एग्जाम्स 100 मार्क्स के, आपके पास हर एक मार्क के लिए कितने मिनट है एग्जाम में। तो ये कैलकुलेशन, ये कैलकुलेटर आपके दिमाग में चल रहा होगा। 100 मार्क्स का पेपर है, टाइम कितना है, ऑलमोस्ट 200 मिनट्स। तो हर एक मार्क के लिए कितने मिनट है, 2 मिनट। तो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कितने मिनट में कंप्लीट होना चाहिए, 10 मिनट्स में। तो ये स्टॉप वॉच आपके दिमाग में चलता रहेगा। ओके, रेज इज सेइंग सर क्वेश्चन दिखा दो। सो दिस वाज द क्वेश्चन रेज। These are the 4 parts. First part already done. You have to solve remaining 3 parts. I am giving you 5 minutes for that. स्टूडेंट्स क्विकली सॉल्व क्वेश्चन 2, 3 एंड 4। जब 2, 3 हो जाए मुझे बता देना। इफ यू आर डन विद क्वेश्चन 2 एंड 3 यू कैन लेट मी नो। सो 2 एंड 3 का आंसर सेम आएगा। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन 2 अगेन, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 30 इफ आई कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल, z ग्रेटर देन कितना आ रहा है डायरेक्टली 0.833, बिकॉज 30 में से मुझे क्या माइनस करना है 25 और डिवाइड बाय 6, दिस इज 0.833।
अब मुझे क्या 0.833 मिलेगा टेबल में। सबसे पहले ग्रेटर देन का साइन है, मुझे क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन 0.833। अब मुझे बताओ क्या 0.833 डायरेक्टली मिल रहा है टेबल्स में? मिल रहा है, डायरेक्टली मिल रहा है। 0.833 तो नहीं मिल रहा ना, तो कैसे करेंगे इसको? फिर से 0.83 है और उसके बाद 0.84 है, तो क्या करोगे आप? एवरेज नहीं, एवरेज से तो 0.85 आ जाएगा, एवरेज से कम लेना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है इसका? 1 माइनस क्या लोगे एवरेज से कम? एग्जैक्टली क्या आ रहा है? 0.7976। फाइनल आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0.2024। लेकिन अगर आप एग्जाम में 0.202 तक भी लिखाओगे तो मिल जाएंगे मार्क्स, नो नीड टू वरी। सेकंड पार्ट का, थर्ड पार्ट का माइनस में आना चाहिए, सेम आंसर आएगा, बिल्कुल सेम, डिटो सेम। देख लेते हैं कैसे। क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी x लेस देन 20, तो ये क्या निकलेगा? z लेस देन माइनस 0.833। तो z लेस देन माइनस 0.833, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डायरेक्टली क्या हो जाएगा? z ग्रेटर देन 0.833। तो ऊपर वाली चीज़ तो आ गई डायरेक्टली, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 0.2024। नाउ लास्ट पार्ट, फॉर दैट आई एम गिविंग यू 2 minutes more, क्विकली सॉल्व। तो मॉड की प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। अगर मॉड x इक्वल्स टू 2 है तो हम क्या लिखते थे? x कैन बी इक्वल्स टू -2 एंड 2। ट्राई टू सॉल्व इट, आई एम गिविंग यू 2 minutes। गुनगुन डन? फोर्थ पार्ट ये रहा। probability mod x minus 25 less than 4। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्विकली स्पीड अप। ओके, स्टार्टेड रिसीविंग फ्यू राइट आंसर्स। तो कर लेते हैं इसको भी डिस्कस। प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस 25 लेस देन 4। तो सबसे पहले मॉड ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? -4 x माइनस 25 एंड +4। तो इसको एडजस्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? x इज लाइंग बिटवीन 21 एंड 29। अब मुझे बताओ, यहाँ 21 है, यहाँ 29 है और x इसके बीच में लाई कर रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी x लेस देन 29। तो x लेस देन 29 क्या रिप्रेजेंट करेगा? सारा, माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 21, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 21 से छोटा सारा। तो अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो क्या मुझे ये वाला एरिया नहीं मिल जाएगा? तो बस अब इसको आपको अलग अलग स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, सॉल्व करना है और फाइनल आंसर बताना है। 0.494 एक्सेप्टेबल है, लेकिन कोशिश करो थोड़ा सा और अप्रॉक्सीमेशन कम करो। एग्जैक्ट आंसर क्या है? 0.4952। तो आपका 0.495 तक मैच कर जाएगा तो चलेगा। तो थोड़ी सी ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन कर दिया तुमने, ठीक है। तो फाइनल आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0.4952। तो आई एम सेइंग 0.495 तक एक्सेप्टेबल है। 3 डेसिमल प्लेसेस तो मैच होना चाहिए आपका।
देखो मैं आपको अच्छी अप्रोच समझाता हूँ कैसे अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हो। यहाँ पे आपका आ रहा था z का वैल्यू देखने के लिए 0.667, तो इसके लिए अब क्या बेस्ट तरीका क्या है, आपके पास टेबल्स में वैल्यू कहाँ मेंशन्ड है, एक 0.66 में मेंशन्ड है और उसके बाद 0.67 में मेंशन्ड है। तो अगर हम देखें 0.66 और 0.67 के बीच में क्या आया 0.667, तो ये क्या है, इस अगर हम उन दोनों के एरिया को 3 में बांटे तो 2 हिस्से ले रहे हैं वो, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, मान लो इन दोनों का डिफरेंस आया 10, उस 10 को क्या कर दो डिवाइड बाय 3 कर दो और उसके बाद उसको 0.67 में से माइनस कर दो। 0.66 और 0.67 ये दोनों पे हमें वैल्यूज मेंशन्ड है, निकालने किस पे है 0.667 पे। मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर एरिया को, इस एरिया को अगर मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ तो इसके साथ या तो मैं 2 वो पार्ट्स ऐड कर दूँ या फिर इसके साथ मैं एक पार्ट माइनस कर दूँ। आया समझ, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स क्यों होंगे 0.33, 0.33, 0.33। तो ये बेसिक चीज़ें आप कर सकते हो लगाने के लिए। या फिर दूसरा तरीका क्या है जो मैंने आपको देसी तरीका बताया, 0.66 और 0.67 का मिड पॉइंट ले लो और उसके बाद थोड़ा सा उसको इंक्रीज कर दो, ये ठीक है। ठीक, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर टिल हियर? इफ एनी वन ऑफ यू हैविंग एनी डाउट डू आस्क मी। तो आज मेरा मन था हम कॉन्टिन्यूस के सारे खत्म कर दें, बट ठीक है, वी विल गो स्लो फॉर नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स मोर। उसके बाद हम चीज़ें बहुत स्पीड अप करेंगे, उसके बाद एक चीज़ें हम थोड़ी सी स्पीड अप करेंगे। क्विकली टेल मी, इज इट क्लियर टिल हियर ईच वन ऑफ यू? ऑफलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर टिल हियर? ओके, okay, started receiving a lot of yeses from online students as well. Okay students, then let us wind up till here only. In the next class we will try to cover up all the continuous distributions and we will practice some more questions. ठीक है, I will take at least 2 classes more to wind up chapter probability distributions. Okay, so that's it from my side. We'll continue in the next class.